जय श्री राम। भारत भू का सच्चा इतिहास एवं छिपाए गए तथ्य को आपके समक्ष रखने का ये प्रामाणिक प्रयास है। मित्रों, एआई के युग में ये रोमिला, ये मोहम्मद हबीब, ये इरफान हबीब जैसों की सारी असत्य आदि झूठ परिकथाएं इन्होंने जो लिखी है, अगर ये परिकथाएं डाटाबेस में सत्यापित बन के फीड की गई तो बड़ा अनर्थ होने वाला है। इस षड्यंत्र को रोकने का कठिन काम है, मैं जानता हूं। बिना आपके सहयोग के ये शिवधनुष्य व्यक्तिशः उठाना असंभव है। आपसे अनुरोध है कि लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके हमें बल देना ना भूले और बेल जरूर दबाएं। हमने ईसा पूर्व 326 से सन 1857 तक का इतिहास अब तक कथन किया है। राजपूत, विजयानगरम, निजाम, चोल साम्राज्य और मराठा पेशवाई शेष है। हे मां भारती, हम इस श्लाघ्य कार्य को सफल बनाने की हमें शक्ति प्रदान करे। जयतु जयतु हिंदू राष्ट्र, वंदे मातरम। जय श्री राम। योगेश अनंत काले सभी सुनने वालों को प्यार भरा नमस्कार। मित्रों, एक रे कॉर्ड नाम के अंग्रेजी लेखक है। उन्होंने ये वाक्य लिखा हुआ है अपनी पुस्तक में। रामचंद्र पांडुरंग भट्ट यानी तात्या टोपे ने अपने जीवन में 156 छोटे मोटे युद्ध किए और तात्या और उसके सैन्य ने इस 156 युद्ध में 10,000 से ज्यादा गोरे सूजिरों को मौत के घाट उतारा। 1858 के मध्य से सारे हिंदुस्तान से हमारे राष्ट्रवीरों को जगह जगह पे अपयश का मुंह देखना पड़ रहा था। नाना साहब, बाड़ा साहब और अयोध्या के बेगम अपने लड़के के साथ नेपाल के लिए रवाना हो गए थे। रानी लक्ष्मीबाई ग्वालियर के पास वीरगति प्राप्त हो गई। वैसे झांसी में अगम्य कारणों से तात्या की हार हो गई। उसकी 2000 की अनुभवी बिना प्रशिक्षण वाली आम सामान्य वन निवासी की फौज को सबशेल हार मिली। ना बंदूकें थी, ना तोपें थी, ना गोला बारूद था, ना पैसा था। भाई, झांसी और ग्वालियर के ये दो बड़े युद्ध हारने के बाद भी पुनः वही जोश के साथ तात्या ने जोरालीपुर में अंग्रेजों से दो हाथ किए। वही हुआ, सबशेल हार हो गई तात्या की। जोरालीपुर के हार के बाद तात्या साहेब सरमथुरा भी पहुंचे। फिर एक नई योजना, फिर एक संयोजन और वहीं जोश और जज्बे के साथ पूरी तरह से तैयारी शुरू की। अब की बार ये सभी जितने भी राष्ट्रवीरों के नेतागण थे, सभी इस बात पे सहमत हो गए थे कि अब से आगे मैदानों में अंग्रेजों के साथ हम लड़ाई नहीं लड़ सकते। दूसरा, इसके आगे हम डायरेक्ट 1 to 1 युद्ध छेड़ेंगे ही नहीं। संताजी और धनाजी की तरह गनीमी कावा करके अंग्रेजों को नोचने का काम करेंगे। लेकिन दिक्कत ये थी कि कालानुरूप ये तंबू बंबू के शिविर तो अब रहे नहीं थे। अंग्रेजों के अनुशासित फौज थी, उनका लॉजिस्टिक बढ़िया था, रेलवे थी उनके पास। छावनी और कैंट की बराकी में उनकी फौज रहती थी। उन्हें एकत्रित करके उस कैंटोनमेंट की रक्षा का पुख्ता व्यवस्था अंग्रेजों ने की थी। अब वो पुख्ता व्यवस्था को भेदने के लिए आधुनिक हथियार, तोपे, इन सब की जरूरत थी। क्या करे, उसके पास तो कुछ नहीं था। तात्या के पास तो अब एक ही रास्ता बचा था। जितने भी अपने मार्ग में जो भी संस्थानिक है, राजा है, एक उनसे मदद की विनती करो। अगर खुशी से प्राप्ति हो तो बेहतर, या उन पे दबाव बनाओ, और अगर उसने विरोध किया तो लूटो, भागो और निकल जाओ। जो भी बीच में धनिक हो, साहूकार हो, जमींदार हो, वो मिले तो उससे पैसे ले लो,
चाहे ये न के न प्रकरण पैसे ले लो, लेकिन पैसे चाहिए थे युद्ध लड़ने के लिए, बारूद, गोला बारूद के लिए। वैसे उत्तर और मध्य भारत में ये थोड़ा सा आसान था। क्यों? क्योंकि उत्तर और मध्य भारत में ये छोटी मोटी सभी प्रकार की गुलाम रियासतें थी। मैं छोटी यानी मैं एक उदाहरण दे दूं, अपना ये जो तैमूर है ना, हिंदू माँ का बेटा, ये तैमूर के बाप का पतौड़ी का, जिसके पूर्वज भगोड़े अफगान पठान के पूर्वज थे, हाँ, उसकी भी एक रियासत है, 10-15 किलोमीटर पेरीफेरी की रियासत है उसकी। पतौड़ी को पैसा तो भोपाल से आया, जब पतौड़ी के बाप की शादी भोपाल के नवाब ने अपने लाडली से करवाई, क्योंकि उसकी 2 बहनें थी और 2 बहनों में से एक, चलो उस वो इतिहास बाद में विषांतर हो गया। अब मैं क्या करें, योगेश काले का फेवरेट सब्जेक्ट आ गया मोमिन। तो थोड़ा सा विषांतर में मेरा पैर फिसल जाता है, सॉरी। तो हम कहाँ थे? तात्या। हाँ, पैसे के नियोजन के लिए तात्या को ये नई योजना बनानी पड़ी, ये लूटपाट की योजना बनानी पड़ी, क्योंकि पूरे 1-1.5 साल यानी नवंबर 1856 से दिसंबर 1858 तक का इन संस्थानिक राज्यों की ये जो स्वार्थी और राष्ट्रद्रोही मनीषा है ना, ये राष्ट्रवीरों के नेतागण ये समझ चुके थे कि भाई ये बिल्कुल बिल्कुल गद्दार लोग हैं और जहां पे सत्ता है उनके ये पैर चूमते हैं। तो आप कहोगे भाई कुछ भी हो, लूटना बुरी बात है, दूसरे व्यक्ति के कंसेंट बिना उसका अर्जित धन अपनी दादागिरी से हम उठा नहीं सकते। मित्रों, जरा सोच के देखिए, ये जितने भी मुल्ला थे ना, मौलाना, संस्थानिक, सुल्तान, इनके बाप जादों की कमाई है सालों की, हाँ, अपार कष्ट किए हैं क्या वो दौलत का उनको कमाई करने के लिए? हाँ, जीवन भर सामान्य नागरिक के पैसे, उनके पैसे टैक्स के रूप में उठाकर इन्होंने अय्याशी की, अय्याशी। बाद में फिर बैठे बैठे अंग्रेजों की चाट के अपना स्वार्थ ये लोग बचाते रहे। बस 2 उदाहरण दूंगा, ज्यादा नहीं दूंगा। राजपूताना, राजपूताना के शाही परिवार को आप देखो, आज तक ज्यादातर जितने भी लोग हैं वो लोगों ने सुपर लग्जेरियस, सुपर डीलक्स लग्जेरियस 7 स्टार होटल बनवाए हैं अपने महल को। हाँ, वो सड़क छाप सैफ अली, वो बुढ़े की बची हुई जो रियासत थी, उसके बुढ़े की, सैफ अली खान के दादा की, उसका महल देखो। अब दूसरा उदाहरण सुनो, रानी लक्ष्मीबाई का परिवार एक मध्यम वर्गीय आम भारतीयों की तरह जिंदगी बिता रहा है। एक ढेले की जमीन या एक बड़ा पैसा उन्हें विरासत से नहीं मिला है। पेशवा के वंशज आज पुणे में 5-7 गुंठे के बंगले में रहते हैं, और वो भी बंगला उन्होंने बैंक से कर्जा लेकर बांधा है। अच्छे खासे पढ़े लिखा परिवार है और रिस्पेक्टेड भी है पुणे में। हाँ, बताने को है कि पुणे की बीच की जो पर्वती नामक टीला में पर्वत है, उसके और उसके ऊपर एक मृत्युंजयेश्वर महादेव का मंदिर है, बस। तो उसके वो ट्रस्टी है, बाय द वे, वो मालिक नहीं है, ट्रस्टी है। तात्या के वंशज तो बेहाल जिंदगी जी रहे हैं आज भी, और ऐसी जिंदगी उनको जीने की वजह पता है? राष्ट्र प्रेम, स्वाभिमान और गुलामगिरी करने से इनकार। तो
तात्या जोर अली खान के हार के बाद अंग्रेज लगातार तात्या को पकड़ने की पुरजोर कोशिश कर रहे थे। उन्होंने अपनी सेना चारों दिशा में उसी प्रांत में फैला दी थी। ग्वालियर हो गया, सिगरी, गुना और झांसी, इन सभी के फौजों ने खोज चालू की। राजपुताना से रॉबर्ट भी यहीं मध्य प्रदेश में घुसा हुआ था। तात्या ने अपनी नए योजना की शुरुआत जो है वो भरतपुर से करनी चाहिए, लेकिन अंग्रेज फोर्स वहां उसके लिए रुकी हुई थी, तो उसने अपना रुख जयपुर की ओर किया। जैसे जैसे नाना के दूतों ने जयपुर में उनके अनुकूल राज दरबारी सैनिक शहर के प्रतिष्ठित जितने भी नागरिक थे उनको ये सूचित किया कि वे सब अनुकूल है, क्योंकि वो नाना ने भी इनको नेपाल से मदद की थी। नाना का दूत वहाँ ऑलरेडी जयपुर जा चुका था, तो जयपुर के सभी जितने भी शहर के प्रतिष्ठित नागरिक हैं उनको ये संदेशा भेज दिया था कि वे बिल्कुल अनुकूल है। लेकिन ये खबर जो थी ये अंग्रेजों तक पहुंच गई, तो उन्होंने जयपुर की सुरक्षा चार चौबंद कर दी। तात्या ने अपना ऐन मौके पे प्लान बदला और वो दक्षिण की तरफ उसने अपना रुख किया। जैसे वो दक्षिण में मुड़ा, उसे खबर मिली कि कर्नल होम उसके पीछे पड़ा है। तात्या ने चाल चली। तात्या ने अपना एक हमशक्ल को बिना रुके दक्षिण जाने का हुक्म दिया और खुद टोंक राजस्थान के नवाब की दिशा में अपना घोड़ा दौड़ाया। अब खबर मिलते ही नवाब ने शहर के सारे जो रास्ते थे वो पूरे के पूरे बंद करवा दिए। दरवाजे के बाहर तोपों के साथ अपने सैनिक रख दिए तात्या के विरोध के लिए। अब जैसे तात्या टोंक पहुंचे, एक चमत्कार हो गया भाई। वहाँ के सारे नवाब के जो सैनिक है वो लड़ना झगड़ना तो बहुत दूर की बात है, तात्या और उनके राष्ट्रवीरों के गले पड़ गए। उनके आंख में तात्या को देख के आंसू आया। अब बोलिए, जैसे उनको लगा कि भाई ये हमारा एक खोया हुआ भाई मुझे वापस मिल गया। वहां उन सैनिकों के पास से तात्या को 4 तोपे भेंट कर दी गई और कुछ हमारे राष्ट्र प्रेमी नवाब को छोड़ तात्या के साथ भी वहां मिल गए। उसने उन सैनिकों ने नवाब की नौकरी तात्या को देख के छोड़ दी। टोंक के अंदर जाने का इरादा तात्या ने तुरंत बदल दिया, क्योंकि तात्या अंदर तो नवाब के पास पैसे मांगने जा रहा था, और दूसरा कारण ये था कि होम्स भी उसके पीछे हाथ धो के पड़ा था। अब ये नई साथीदार जुड़ गए थे। 4 तोपों के साथ तात्या दक्षिण निकले। तात्या चंबल के किनारे इंदरगढ़ रुके थे, जहां पीछे से होम्स और लेफ्ट साइड से रॉबर्ट उनके पीछे लगा था। बारिश का मौसम था, चंबल नदी उफान पे थी। तात्या जैसे अब फंस गए थे, क्योंकि पीछे होम्स रॉबर्ट्स थे। उफान पे सामने आई चंबल नदी थी। तात्या ने बिला विलंब बूंदी संस्थान की तरफ अपना रुख किया। उसे अंग्रेज के मात्र आने की खबर से ही बूंदी ने अपने शहर के दरवाजे बंद करवा लिए थे। मात्र खबर थी, अब उससे लड़ाई करने का समय तो था नहीं, क्योंकि पीछे हाथ धो के रॉबर्ट्स और होम पड़े थे। तात्या फिर नीमच के रास्ते नसीराबाद पहुंचे। इन दोनों संस्थानों ने 1857 के संपूर्ण युद्ध में आखिर तक अंग्रेजों का साथ दिया था। बताने की जरूरत नहीं है कि इनके राजे कौन थे। रॉबर्ट के पास 2 खबरें पहुंची। एक, तात्या या उसका हमशक्ल ये भाई दक्षिण की ओर निकल चुके हैं। दूसरी खबर थी, तात्या भीलवाड़ा के पास रुके हैं। अब रॉबर्ट ने अपने बुद्धि प्रामाण्य और टोंक की घटना को सुन के अंदाजा लगाया कि भाई असली तात्या भीलवाड़ा में है। तो रॉबर्ट्स ने सरबगांव से भीलवाड़ा के लिए अपनी फौज को निकाला और वो
भीलवाड़ा की तरफ जाने लगी। यहाँ रॉबर्ट्स बिल्कुल सही था। हमशक्ल दक्षिण की ओर निकला तो था, तात्या भीलवाड़ा के पास पहुंचा था। तारीख 7 अगस्त को रॉबर्ट की और तात्या की दोनों फौजें एक साथ भिड़ गई, लेकिन तात्या ने लड़ते लड़ते उसे उदयपुर के कोटरा गांव तक रॉबर्ट को घसीटा और यहाँ सभी ने नाथ द्वार में भगवान के दर्शन भी किए, क्योंकि तात्या की सेना को आराम की सख्त जरूरत थी। तात्या ने उनकी बात मानते हुए लड़ाई वहीं पे नाथ द्वार में छोड़ दी और 2-3 दिन छिपते छिपाते उन्होंने निकाल दिए। 14 अगस्त नदी के तट पर मोर्चा लगाया, तोपें तैयार रखी थी। हाँ, लग रहा था कि रॉबर्ट नदी पार नहीं करेगा, सो उसने अपना सैन्य नदी में उतार दिया। अब जैसे रॉबर्ट ने अपना सैन्य नदी में उतार दिया, उस सेना का महापूर नदी पार करके तात्या के राष्ट्रवीरों को ढकेलना उन्होंने शुरू कर दिया। वहां युद्ध हुआ। युद्ध में जाहिर है तात्या के राष्ट्रवीरों की लगातार हार हो रही थी और वो पीछे ढकेलते जा रहे थे। तात्या के राष्ट्रवीरों ने अपनी तोपें वहीं छोड़ी और वो भाग गए। युद्ध क्षेत्र से 25 किलोमीटर दूर तात्या के सैनिक रुक गए। रुकने का सवाल ही नहीं था। क्यों? क्योंकि पीछे रॉबर्ट रुका नहीं था, वो दौड़ के इसके पीछे आ रहा था। वो अब जो भी हो पीछा छोड़ने वाला नहीं था। तात्या तुरंत फिर एक बार चंबल के किनारे पहुंचे। सामने देखा तो एक दूसरी अंग्रेजों की फौज थी। चंबल पार करने के अलावा कोई चारा नहीं था। तात्या ने जैसे चंबल पार करके पीछे देखा, दोनों तरफ से अंग्रेजी सेना उनको दिखाई दी। एक बार हमारे तात्या फिर एक बार कफल्लक थे। न फौज थी, न हथियार थे, न तोपें थी, न गोला था। वंदे मातरम।